हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईसी पीजीटी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएजेंट चैप्टर से। रिएजेंट से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में आपका पैटर्न रहता है, ज्यादा हार्ड लेवल का तो पूछेगा नहीं आपको पीजीटी में, जितना बेसिक होगा कि रिएजेंट कौन सा क्या काम करता है, पूरा का पूरा पीजीटी बेस्ड ही ये सेशन रहने वाला है। और आप किसी भी स्टेट से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वैसे तो ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीजीटी लेक्चरर के लिए ही है स्पेशली, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, हर एक स्टेट के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन इसका एक ना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उठाया हुआ ही क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखिए, ये रहा। इसमें हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, और सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ये रिएजेंट होता क्या है। तो ये रिएजेंट बेंजीन के ऊपर सल्फॉक्साइड SO2Cl ग्रुप, ये होता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट, और इसके साथ KOH, ये होता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट। दिस इज हाइजेनबर्ग रिएजेंट। और ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को? अगर हम प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन करवाएं, अगर प्राइमरी अमीन्स इस हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती हैं, उस केस में आपको सॉल्युबल, ये जैसे कि आप देख सकते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेसिक मीडियम में प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करेगा हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ, तो इस केस में आपको सॉल्युबल सल्फॉक्साइड मिलेगा। सॉल्युबल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है, सॉल्युबल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी के अलावा अगर सेकेंडरी अमीन इसमें रिएक्शन करवाएं, तो फिर यही सेम हाइजेनबर्ग रिएजेंट इनसॉल्युबल सल्फोनामाइड देगा, इसमें सल्फोनामाइड। और लास्टली अगर टर्शरी अमीन की रिएक्शन हो रही है, तो टर्शरी अमीन इससे रिएक्शन ही नहीं करती, हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो तीनों केसेस में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की रिएक्शन हुई है। इसी बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन एक्वस KOH, जो कि एक्वस मीडियम मतलब वाटर एज अ मीडियम लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेस्लर्स रिएजेंट कौन सा होता है? नेस्लर्स रिएजेंट वैसे अगर बात करी जाए तो ये K2HgI4 इन KOH सॉल्यूशन लिया जाएगा। सारे ऑप्शंस आपको एकदम सिमिलर नजर आएंगे। तो ये HgI4 ये पर्टिकुलर रिएजेंट होता है नेस्लर्स रिएजेंट, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयंस। ये नेस्लर्स रिएजेंट है जिसमें कि K2 और स्पेशली HgI4 माइनस, ये K2 के साथ इसका सॉल्ट बनता है, इसके साथ साथ KOH, इसका अगर हम यूज देखें तो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस का डिटेक्शन करवाया जाता है नेस्लर्स रिएजेंट का यूज करके। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 4 रिएजेंट्स आपको यहाँ ऑप्शंस में गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि इथीन और इथाइन इनको डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाए। तो इथीन और इथाइन दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिस्टम है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करोगे तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं देगा। ये पर्टिकुलरली कलर के बेसिस पे ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई जाती है, और ये दोनों ही डीकलराइज कर देंगे इथीन और इथाइन को। अगर ए पर्टिकुलर केस में देखें तो इथीन और इथाइन दोनों की अगर रिएक्शन करवाई जाए
ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये दोनों ही डीकलराइज हो जाएंगे, बोथ डीकलराइज, तो दोनों डीकलराइज हो जाएंगे, तो इससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है KOH इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये होता है पर्टिकुलरली यहाँ पे KOH इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, इस सॉल्यूशन से हम डिटेक्ट करते हैं, बेयर्स रिएजेंट होगा, इसको हम पर्टिकुलरली इथीन और इथाइन के डिफरेंशिएशन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर देखो अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सी ऑप्शन में है, तो ये पर्टिकुलर इथीन और इथाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए ही यूज किया जाता है, और ये होता है टॉलेंस टेस्ट, जिसमें जो पर्टिकुलर इथाइन मॉलिक्यूल, जो इथाइन मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन अगर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करता है NH4Cl और AgNO3, जो कि टॉलेंस टेस्ट है, इट इज अ टॉलेंस टेस्ट, और टॉलेंस टेस्ट में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जिसमें एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, दिस विल रिएक्ट और बन जाएगा इसके साथ सिल्वर, और यहाँ पे भी सिल्वर इस तरीके से, और दूसरा इथीन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, इसकी पर्टिकुलर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये पर्टिकुलरली टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल्स, और ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो इस पर्टिकुलर केस से आपका कोई लेना देना उसमें नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद द रिएजेंट, अगर एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कौन से रिएजेंट के साथ करवाएं कि इथाइल अल्कोहल बन जाए, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। वैसे तो ये रिएक्शन अगर हम देखें तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करवा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस में देखो H2 प्रेजेंस ऑफ निकलियस, ये भी एक हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट ही है, और इससे भी ये पर्टिकुलर रिएक्शन करवाई जा सकती है, तो ए यहाँ ये रिएक्शन करवा देगा। बाकी जिंक और यहाँ पे ये दूसरा अगर देखो, ये पर्टिकुलर एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जो हो रही है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, इस रिएक्शन को, ये रिएजेंट होता है क्लीमेंशन रिडक्शन वाला, ये हो रही है पर्टिकुलरली क्लीमेंशन रिडक्शन, और इससे आप अल्कोहल में नहीं, इससे आप सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, जो कीटो ग्रुप है या फिर यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये पर्टिकुलरली कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2, और ये हाइड्रोजन एज इट इज, तो ये एसिटाल्डिहाइड से इथेन में कन्वर्ट होगा, ये क्लीमेंशन रिडक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कोई पर्टिकुलरली रिएजेंट यूज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली मैग्नीशियम मरकरी भी कोई इसका रिएजेंट है ही नहीं, कोई इससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो इससे कंपटीशन है थोड़ा बहुत जिंक मरकरी अमलगम वाले से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, और यहाँ पे भी रिडक्शन ही है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको अल्कोहल में रिड्यूस करना है, सैचुरेटेड सिस्टम में नहीं करना, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से रिएजेंट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह फंक्शन करेंगे, तो साथ में जितने ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन दिया है तो सारे के सारे ऑप्शन चेक करो। कंसंट्रेटेड H2SO4, यस ये यूज किया जाता है। POCl3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और P2O5 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही है। एल्कोहल्स अगर इनमें जनरल अगर आप कोई कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कोई एल्कोहल और इससे डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, अगर ये जो CH है इसमें एक हाइड्रोजन को सेपरेटली अगर आप देखो तो ये OH निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करवाने का काम कौन कौन करवा सकता है, ये अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लें, इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसके अलावा POCl3, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो इससे मिलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, ये जो, हाँ
ये हाइड्रोजन और ये CH2 एक ही कार्बन से OH और H नहीं निकलते। अगर एक सिस्टम से OH निकल रहा है तो बगल वाले कार्बन से निकलता है OH ग्रुप। तो जैसे अगर 3 कार्बन का सिस्टम है, लेट अस सपोज ये अगर 3 कार्बन का सिस्टम है, 3 कार्बन का अगर सिस्टम है तो एक कार्बन से OH जाएगा, अगले से एक और हाइड्रोजन जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाता है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑल ऑफ दीज कैन डू दिस रिएक्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, कौन से रिएजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आपने सारे सेशंस देखे होंगे। ये कोई एक उसी एग्जामिनेशन का नहीं है, वही रिपीटेडली अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। और यूपी बेस्ड जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है किसी भी कॉलेज के लिए, तो हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर जीआईसी की बात करी जाए तो उसके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली उसके 1 या 2 पेपर ही हुए हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, यूपी पीजीटी के बेसिस पे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी जीडीसी के भी इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी पीएससी के भी, और उसके अलावा ऑल स्टेट्स में से किसी के भी आप एग्जामिनेशन के पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखोगे, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो इनमें देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन सा वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल में होना क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए, एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। और वो कब ऐसे बन सकते हैं, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा होता तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, तो सिंपली लिख लो जिनके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल की बात अगर हो रही है, BF3 बोरॉन में, सेंटर बोरॉन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर वो बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है। भले ही अगर फ्लोरीन साइड एटम है तो इसमें बैक बॉन्डिंग जरूर होगी, लेकिन तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। और एक ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, बिकॉज बोरॉन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बिकॉज इसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना होकर के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। तो ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, Cl में पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अमोनिया जो दिया हुआ है, ये जो अमोनिया गिवन है, अमोनिया में होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करते हैं, एंड इट कैन बी डोनेटेड, दिस लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, और डोनेट किए जा सकते हैं, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यही बताना था कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, डी ऑप्शन। और NO2 पॉजिटिव, NO2 में पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसी वजह से अगर इसको हम बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, और जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वही ऐसा काम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने का। तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलमांस रिएजेंट इनमें से कौन सा होगा। गिलमांस रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, गिलमांस रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जस्ट लाइक अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह लो या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कह लो, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कह लो, एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। और ये पर्टिकुलरली R2CuLi, जैसे कि ग्रिग्नार्ड में क्या होता था, हमारे पास RMgX होता था, मैग्नीशियम बेस्ड होता था।
इसमें मेटल कॉपर प्रेजेंट होगा तो ये ग्रिग्नार्ड नहीं, अब ये ऑर्गेनो कॉपर, इसको इसी वजह से ऑर्गेनो कॉपर, ऑर्गेनो कॉपर लिथियम रिएजेंट भी कहा जाता है। और आर ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो अगर R2CuLi काइंड ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड गिलमान्स रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड गिलमान्स रिएजेंट और इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ऑप्शन में देखो जिंक वाला तो होगा नहीं, जिंक वाला होगा नहीं तो दूसरा जिंक वाला भी काट दीजिए। अब ये जो कॉपर Li CuLi दोनों ही जगह है, लेकिन यहाँ पे R3CuLi गिवन और ये सिस्टम है ये CH3 और होल ट्वाइस दैट मींस R2CuLi गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और इसमें सिर्फ 2 ही एल्किल ग्रुप्स होंगे, 3 एल्किल ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। CCl4 क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन के साथ कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये पर्टिकुलरली देख सकते हो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी सेटिस्फाइड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर इलेक्ट्रॉन मिले या ना मिले, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। करेक्टली मैच्ड अगर देखो PF3 तो हमने अभी बात करी थी जब न्यूक्लियोफाइल वाला केस देखा था, PF3 को हमने कहा था इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ही एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, बिकॉज बोरॉन के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, बाकी इसमें बैक डोनेशन होता है लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि जितने तो ये पाई से बैक डोनेट नहीं करता और ये बोरॉन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सभी को पता है बहुत हाई होती है, तो ये पाई से बैक डोनेशन जरूर करेगा लेकिन ये सिग्मा से उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, सिग्मा से उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अगर मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपए ले लिए, अगर उसने 500 आपको वापस भी कर दिए तब भी घाटे में तो होना आप अभी। वही बोरॉन के साथ होता है, वो सिग्मा बॉन्ड से उससे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, बदले में थोड़े उसके पाई से बैक डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा। अगला देखिए, तो ये ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल ही लिखा है, तो दिस इज करेक्टली मैच्ड। C6H6 यानी कि बेंजीन रिंग की बात हो रही है और बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इसी वजह से ये पाई डबल बॉन्ड जहां पे भी प्रेजेंट होता है दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं, ये भी गलत था। NH4 पॉजिटिव, जैसे कि लास्ट हमने एक न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन जब डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि हर पॉजिटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, वही उसी का एग्जांपल यहाँ NH4 पॉजिटिव। देखो आप अगर डी ऑप्शन में आप ये सोचते कि NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस ये एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन में ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस शेल में, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 अभी भी बाकी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी हैं और 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज भले ही है, अमोनियम आयन भले ही है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस हिसाब से फिर क्या बात होती है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं फंक्शन करेगा, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कंपाउंड, इन सभी कंपाउंड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम इसकी किसी भी रिएजेंट की, मान लो कोई भी हमारे पास कंपाउंड है और उसका अगर हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवानी है, तो रेट का ऑर्डर, अगर ये कंपाउंड जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे रेट फास्ट होगा। अब ये जितने भी कंपाउंड्स गिवन है, ये जितने भी कंपाउंड्स गिवन है, नंबर 1 में है CH3, CH2, Cl। तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखें, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी होगी। इसमें चेक करिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि अगर इनमें देखो आप, ये कंपाउंड पर्टिकुलरली पहले तो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो ये अपना Cl माइनस लॉस करेगा एंड CH3, CH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितने भी ऑप्शंस गिवन है सभी में क्लोरीन है, क्लोरीन को निकालिए और उसका रिस्पेक्टिव कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करिए। सेकेंड ऑप्शन में ऐसे ही क्लोरीन निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 और साथ में डबल बॉन्ड CH पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे वैसे ये मॉलिक्यूल गलत ही बना है, अगर डबल बॉन्ड है तो ये CH2 ही होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में है डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ CH, इसके बगल में CH2 से Cl लगा है, तो अब ये बन जाएगा एलाइल कार्बोकैटायन। और लास्टली फोर्थ ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जब Cl निकलेगा तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन सभी में देखिए Cl माइनस निकलने से जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल का रेट उतना ही फास्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, it is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इसमें स्टेबिलिटी देखिए, चेक करें अगर स्टेबिलिटी, तो ये जो एलाइल कार्बोकैटायन है, ये एलाइल सिस्टम है और ये विनाइल सिस्टम, ये तो नॉर्मल प्राइमरी आपके पास इथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब एलाइल सिस्टम में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, एलाइल सिस्टम में इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो भाई ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट मींस इट इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस, क्योंकि किसी में और एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन नहीं है। और बाकी इन दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्डेड और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम देखें तो ये परसेंटेज S से आंसर आएगा। परसेंटेज S कैरेक्टर इज डायरेक्टली, सॉरी या फिर ऐसे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर, और परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल on more electronegative atom, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो हमारे पास कार्बोकैटायन बने हैं, ये पर्टिकुलरली है कार्बन sp3 सिस्टम, 25% S कैरेक्टर। अगले में देखो ये कार्बन sp2 है, दैट मींस 33.3% S, और लास्टली ये sp सिस्टम है तो ये हो जाएगा 50% S कैरेक्टर, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये लीस्ट स्टेबल की तरफ जाएगा और इसका रेट लोवेस्ट हो जाएगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को मिलाकर हाईएस्ट स्टेबल था एलाइल वाला, तो थर्ड का रेट होगा सबसे ज्यादा फास्ट। उसके बाद स्टेबिलिटी sp कैरेक्टर के, S कैरेक्टर के ओवरऑल ऑर्डर से आएगी, जिसमें परसेंटेज S सबसे ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस हिसाब से
यहाँ परसेंटेज एस सबसे कम है तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा एलाइल के बाद। तो थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद sp2 वाला सेकंड ऑप्शन और लीस्ट हो जाएगा 4। 3124 ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर। इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर वही होगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ऑप्शन में 3124 गिवन है, सी ऑप्शन में 3124 इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स और उसका नाम लिखा है, उसके सामने आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज गिवन है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। किलमान रिएजेंट हमने अभी देखा, किलमान रिएजेंट क्या था, Cu कॉपर लिथियम वाला था R2CuLi, और ये क्या दे दिया, ये तो विटिक वाला हो गया, ये पर्टिकुलरली तो विटिक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सिस्टम जो होते हैं ये अनस्टेबल इलाइट्स वाले सिस्टम, दीज आर विटिक रिएजेंट्स, तो ये तो गलत है। विल्किंसंस कैटलिस्ट जो होता है, दिस इज रोडियम का कॉम्प्लेक्स, रोडियम PPH3, इसका होल थ्राइस Cl, और यही ऑप्शन गिवन है, दैट मींस ये करेक्टली मैच्ड होगा। और ल्यूमिएक्स जो है इस रिएजेंट का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इट इज OSO4, और लास्टली जो विटिक होता है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था, तो PPH3, और ये डबल बॉन्ड के साथ इलाइट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तो CH2 भी हो सकते हैं और उसके साथ R ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे ग्रुप्स आपको फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल जहां पे करेक्टली मैच्ड है लास्ट में ये R2CuLi और गिलमान, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया है, दिस वाज गिलमान। लास्ट में ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ल्यूमिएक्स भी गलत हो गया, सिर्फ विल्किंसंस यहाँ करेक्टली मैच्ड है, सिर्फ विल्किंसंस करेक्टली मैच्ड है। विटिक की बात करें तो ये एक नेम रिएक्शन देता है, विटिक रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोनल सिस्टम से डायरेक्टली, ये कार्बोनल कोई ग्रुप होता है उससे ये जो CH2 ग्रुप है डायरेक्टली जाकर उसके साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसके पहले हम कोर्स की बात कर लेंगे। जो भी बच्चे UPGIC लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं तो विज्ञान वृक्ष में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स, जिसके फीचर्स की अगर बात करें तो आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज टारगेटेड असाइनमेंट्स भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, और डाउट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी टाइम टू टाइम विद प्रॉपर गाइडेंस। और ये पूरा का पूरा पैकेज अभी आपको ऑफर में मिल रहा है सिर्फ 5999 का। और अगर कोई क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और फीचर्स देखना चाहें, विज्ञान वृक्ष के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से आपको कुछ कोड्स गिवन है 1 2 3 4 और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स बताना है। बिल्कुल लास्ट वाले की तरह है, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे बदल दिया है। उसमें जो सिस्टम था वो एल्किल हैलाइड काइंड ऑफ सिस्टम था, तो कार्बोकेटायन बनाया था, लेकिन ये सारे के सारे आपको कार्बोनल सिस्टम्स नजर आएंगे। तो इस कार्बोनल सिस्टम, वैसे तो कार्बोनल होता ही इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, लेकिन अब इसमें जो साइड ग्रुप्स लगे हैं तो कार्बोनिल की हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर कार्बोनल सिस्टम है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखिए अगर सारे ऑप्शंस में फर्स्ट में गिवन है एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल गिवन है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में है ये CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और थर्ड में है यहाँ पे CF3 ग्रुप लगा हुआ है।
C डबल बॉन्ड OH और लास्टली CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे कार्बोनिल और ये हाइड्रोजन। ऐसा ही सिस्टम कुछ है, यस ऐसा ही सिस्टम गिवन है। इन सभी में जब हम चेक करेंगे तो हम इस कार्बोनिल में देखेंगे कि बगल वाला जो रिएजेंट है अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी। यहाँ पे दो CH3 है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और घटेगी, क्योंकि कार्बोनिल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसमें बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। इसी वजह से ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर बगल में ऐसे ग्रुप्स आ जाएं जो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो पूरी होने लगेगी और वो बाहर से लेने की टेंडेंसी कम कर देगा। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जो इससे इलेक्ट्रॉन इस गरीब कार्बन को और ज्यादा गरीब कर दे, तो ये फिर ये बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शंस में यहाँ पे तो दो प्लस आई ग्रुप्स लगे हैं तो ये तो और ज्यादा कम रेट होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें CF3 तो माइनस आई लग रहा है और माइनस आई तीन फ्लोरीन से अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ होंगे, तो रेट इसका फास्टेस्ट देखने के लिए मिलेगा बाकी दोनों से। और लास्ट वाले ऑप्शन में ये तो डबल बॉन्ड से पूरा का पूरा मीजोमेरिक इफेक्ट ही लग गया, ये तो प्लस M लग गया, इसका तो लीस्ट रेट होगा। बिकॉज अगर डोनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्लस M ज्यादा टेंडेंसी होती है एज कंपेयर टू, फिर प्लस H आते हैं और फिर प्लस I, ऐसी टेंडेंसी होती। अब इन सभी में देखिए, इन सभी में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा उस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और इस हिसाब से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का रेट होगा, यहाँ हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन का ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ थर्ड में है, इसका फास्टेस्ट रेट होगा, और जहां पे प्लस M है इसका लीस्ट रेट होगा, ये लीस्ट रेट का हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो जो ज्यादा डोनेट करेगा वो पीछे चला जाएगा ऑर्डर में, जो कि सेकंड में ज्यादा डोनेशन है तो ये पीछे आएगा और फिर आ जाएगा फर्स्ट। तो 3 1 2 4 इसमें ऑर्डर देखने को मिलेगा, 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इनमें से कौन से रिएजेंट को आप एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्लासीफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रख रहा हो, ऑक्टेट को कंप्लीट ना रख रहा। NH3 की हमने बात करी है, लोन पेयर्स होते हैं और ये एक बेस की तरह भी काम करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। AlCl4, अगर AlCl3 होता वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन एल्यूमिनियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक माइनस चार्ज है तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस आ गया इसमें, और साथ में 4 क्लोरीन है, तो अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये भी हमारे ऑप्शंस में खत्म हो गया। CH3 CH2 पॉजिटिव, अब CH3 CH2 पॉजिटिव जो सी ऑप्शन में है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जहां पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बनता है उसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कैसे बनता है कार्बोकेटायन में वैकेंट p, जैसे कार्बन नॉर्मल देखो अगर एक्साइटेड स्टेट में, तो फिर एक्साइटेड स्टेट में यूजुअली जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यूजुअली जैसे ऐसा रहेगा, आपको देखने को मिलता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में देखते हो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इलेक्ट्रॉन जंप करके ये पूरे फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है उस केस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और इस वैकेंट p में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अब यहाँ पे ये पूरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगा वैकेंट d की वजह से। कार्बोकेटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसी वजह से इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ही पूछा हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और लास्टली दिया है इथेनॉल, इथेनॉल में जो OH है, OH में होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, OH में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जस्ट लाइक अमोनिया। OH के लोन पेयर, इट कैन बी डोनेटेड, तो भाई ये कि बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी
काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है लास्ट में। अगले पे आते हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंटेड, इसकी डेंटिसिटी तो एक ही रहेगा, लेकिन ये एक से ज्यादा साइट से, एक बार में एक से ही करेगा, लेकिन इसकी एक से ज्यादा साइट्स डोनेट कर सकती है। मोर देन वन डोनेटिंग साइट इज प्रेजेंट। डोनेट एक बार में एक से ही करेगा, लेकिन एक से ज्यादा टेंडेंसी इसकी होगी, एक से ज्यादा एटम। जैसे कि अगर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑप्शन से मिलेंगे, साइनाइड आयन Cn-, तो ये अगर मेटल से डोनेशन कर रहा है तो मेटल से ये अपनी कार्बन वाली साइड से भी डोनेट कर सकता है। और दूसरा, ऐसे में ये साइनाइड कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर ये Nc इस तरीके से अगर डोनेशन हो रहा है मेटल की तरफ, तो ये आइसोसाइनाइड होते हैं। मतलब कहने की बात क्या, एक बार में एक ही साइड से डोनेशन हो रहा है, लेकिन एक बार कार्बन से और नाइट्रोजन दोनों साइड से ये डोनेट कर सकता है। तो यस, इट इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। इट इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। इट इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगला देखिए, बी ऑप्शन में इथॉक्साइड आयन C2H5O पर है माइनस चार्ज। अब इस साइड में सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा है जो डोनेट कर सकता है। ओनली O- कैन डोनेट या फिर कैन एक्ट एज डोनेटिंग साइट। तो ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड नहीं होगा, हमारे मतलब का लिगेंड नहीं है। वही पूछा था, जो नहीं है उसकी ही बात करनी थी। बी ऑप्शन भी हो गया। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सी एंड डी ऑप्शन। नाइट्रेट आयन NO3- और NO3- तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते ही है बार बार कि एक से ज्यादा साइड से डोनेट कर सकता है, एक इसकी नाइट्रोजन साइड से भी। देखिए इसका स्ट्रक्चर, एक आप देखो तो कोई मेटल है अगर, तो मेटल से ये इसकी दोनों ऑक्सीजन की साइड्स और ये नाइट्रोजन, ऐसे भी ये डोनेट कर सकता है, मतलब ये ऑक्सीजन से बाइंड करते दोनों साइड्स। इसके अलावा मेटल के साथ एक ऑक्सीजन और इसके साथ एक नाइट्रोजन, ऐसे भी बाइंडिंग शो हो सकती है, ऐसे भी इसकी बाइंडिंग शो हो सकती है। तो एक से ज्यादा यहाँ पे इसकी डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं, तो ये भी एक एम्बीडेंटेड लिगेंड। और इनोलेट जो लास्ट में गिवन है, इनोलेट होता है, मान लीजिए CH3 पे CH- बना है और ये COOH, ऐसा अगर सिस्टम, ऐसे सिस्टम में तो ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेजोनेंस होगा, O- पे चला जाएगा तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये कार्बन माइनस भी डोनेट कर सकता है, O-, ये दोनों ही इसकी डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं। और इसमें भी कुछ इस तरीके से ही ये डोनेशन दिखाएगा, कुछ इस तरीके से ही ये अपनी डोनेशन एबिलिटी दिखाता है। दो ऑक्सीजन ऐसे बाइंड होगी, तो ये भी एम्बीडेंटेड है, सिर्फ इथॉक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन से ही डोनेशन होगा। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से काफी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फर्स्ट में है डबल बॉन्डेड सिस्टम। ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है और प्रोपीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, दिस डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसी तरीके से बेंजीन में तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन सिस्टम है और एरोमेटिक है, न्यूक्लियोफाइल ही है ये। इसके अलावा देखो, जहां पे ये कार्बोकेटायन है पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो ये न्यूट्रल सिस्टम हो गया। और ये न्यूट्रल सिस्टम के अलावा ये जो टोलुइन गिवन है, टोलुइन में बेंजीन प्रेजेंट है, ऊपर से CH3 भी, ऊपर से ये CH3+H इफेक्ट लगाएगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये और बेटर इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी और बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, और ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +H से और डोनेट हो रही है। और लास्टली अगर देखो डी ऑप्शन में है कार्बोकेटाइन,
ये है CH पे पॉजिटिव चार्ज और CH3। और कार्बोकैटायन के केस में हमने देखा था इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और उस वैकेंट p ऑर्बिटल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा और ये पर्टिकुलर सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पर्टिकुलर सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और यहां से ही मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम। इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम, डी ऑप्शन इज राइट। अगले केस में है एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है एजर्शन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, लेकिन यही टेस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं देता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऐसा होता क्यों है? जैसे कि देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये बोल रहे हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन कीटोन और साथ में अगर एल्डिहाइडिक सिस्टम, कीटोन और जो एल्डिहाइड सिस्टम, ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। और इसके रीजन को अगर समझने की कोशिश करो तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें एक तो कॉन्जुगेशन होता है। रीजन क्या है? रीजन है ये कॉन्जुगेशन होना। कॉन्जुगेशन होना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और इसके साथ साथ एक रीजन कॉन्जुगेशन, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस OH ग्रुप की बाहर वाले ग्रुप से हो जाने लगती है वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। इसी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। एंड डू नॉट गिव कार्बोनिल टेस्ट। डू नॉट गिव कार्बोनिल टेस्ट। कार्बोनिल टेस्ट, ये इसका कार्बोनिल जो ग्रुप है वही यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी OH को यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया तो वो घट चुकी है। तो ये तो ट्रू है, द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होंगे, हर कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो अभी भी है, अभी भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। हेंस इट इज लेस ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अभी भी यहाँ पे होता तो कम ही है, लेकिन ये करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ये इसमें रीजन उतना ज्यादा फिक्स नहीं बन रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आंसर की थी उस आंसर की में तो इसको ए ऑप्शन ही करेक्ट बोला था और बोला था कि एक्चुअल में यही इसका रीजन भी है। तो उस एग्जामिनर ने ये कंसीडर किया होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक उसमें कम होने के चांसेस होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये होना तो नहीं चाहिए, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें बिल्कुल R ग्रुप कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो उसमें अटैक करता है और OH एज अ लीविंग ग्रुप भी निकलता है। होना तो नहीं चाहिए, पर एग्जामिनर ने इसका यही आंसर किया था, तो आपको इसी बेसिस पे ही मैंने आप बताया है कि यहाँ पे का रीजन भी एग्जामिनर ने करेक्ट ही माना। कि हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को कौन से टेस्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट जो है ये डिफरेंशिएट कर सकता है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को। डिस्टिंग्विश कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दूसरा, ये शिफ्ट्स की बात हुई, हाइजेनबर्ग हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, हाइजेनबर्ग डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंशिएट करता है डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स को, लेकिन हमसे एल्कोहल्स के बारे में बात करी जा रही। थर्डली है टॉलिंस रिएजेंट, जो कि सिर्फ कार्बोनल सिस्टम्स पे डिस्कस किया जाता है, ना कि एमीन्स पे। तो जो इसके बाद भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। सी में देखो, जो टॉलिंस टेस्ट है ये टेस्ट कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए होता है, ये कार्बोनिल्स पे वर्क करता है ना कि एमीन्स पे। और लास्टली ल्यूकास रिएजेंट, यस यही है राइट आंसर। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है, इसमें ZnCl2 और साथ में कंसंट्रेटेड HCl, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। और इसमें हम जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं,
प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन मतलब अगर इसकी करवाते हो तो टर्बिडिटी बहुत मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही आती है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर करवा दी तो फिर जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी ये आपको लगभग मिनट्स में देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल्स है, टर्शरी अल्कोहल है विद इन सेकेंड्स ये टर्बिडिटी देंगे। तो इस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यूकास रिएजेंट ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है, बाकी ये इतना आपको डिटेल जानने की इसमें नीड नहीं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव द रेडिकल्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो अगर एल्कोहल्स की बात करी जाए, एल्कोहल्स क्या रेडिकल्स देंगे? अगर ROH ग्रुप है, जनरल अगर हम कोई भी अगर रेडिकल यहाँ एल्कोहल को कंसिडर कर ले तो रेडिकल सिस्टम के लिए अगर कोई क्लोरीन मान लीजिए और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी तो ये दो क्लोरीन रेडिकल जनरेट करेगा और यही सनलाइट की वजह से ये OH बॉन्ड ये भी आपस में रेडिकल, ऐसे रेडिकल में टूट सकते हैं। तो यस, ये रेडिकल मैकेनिज्म से जा सकते हैं, ये रेडिकल मैकेनिज्म से जा सकते हैं। अगले में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मान लीजिए CH3, CH2 और Cl है। एल्किल हैलाइड्स वाला जो केस होता है, अगर इस पर्टिकुलर केस में देखो तो वही सेम कहानी हो सकती है इसमें भी, कि अगर कोई आप ऐसे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो हो सकती है, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है। ये R रेडिकल और Cl रेडिकल ऐसे टूट जाएगा। और लास्टली अगर एल्कीन्स की बात हो रही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर इसमें देखो तो ये पर्टिकुलर अगर कोई भी रिएजेंट मान लो आपने डाला HBr डाला, इसको अगर हम पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दें जिसको एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन कहते हो, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन कहते हो, जिसका हराश इफेक्ट भी नाम होता है, हराश इफेक्ट भी इसका नाम होता है। जिससे होता क्या है, ये एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में Br ग्रुप जाकर ऐड होगा, CH3 CH2 CH2 Br, ऐसा रिएक्शन यहाँ पे होता है। और ये रिएक्शन जाती है फ्री रेडिकल पाथवे से, ये जाती है फ्री रेडिकल पाथवे से। और मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें आपको दिमाग लगाने की नीड भी नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज कैन गो वाया रेडिकल रिएक्शन, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फिर से असर्शन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है कि इथाइल कार्बन आयन इज लेस स्टेबल देन विनाइल कार्बन आयन। तो दोनों के अगर स्ट्रक्चर्स आप देखो, इथाइल में CH3 CH2 इथाइल सिस्टम है और इसी में ही कार्बन आयन मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, और विनाइल में डबल बॉन्डेड सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस है। इनमें से देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ हम नेगेटिव चार्ज से डील कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से डील कर रहे हैं, और ये जो सिस्टम है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और डबल बॉन्ड वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। परसेंटेज S का हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंस देखा था, ये डायरेक्टली होते हैं परसेंटेज S पे। तो परसेंटेज S हाई है sp2 में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस हिसाब से क्या समझ में आया कि इसमें परसेंटेज एस कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम होगी। यहाँ परसेंटेज एस 33% है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा होगी, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी यहाँ पहुंच जाएगी ज्यादा नेगेटिव चार्ज की। तो स्टेबिलिटी का विनाइल ही ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इथाइल कार्बन आयन। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ये ट्रू हो जाएगा असर्शन। नेक्स्ट में देखो, इन विनाइल कार्बन आयन द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। रीजन में क्या कह रहा है, रीजन में कह रहा है कि विनाइल के सिस्टम में नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये सिस्टम बिल्कुल होता है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखो तो ओवरऑल
यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये उल्टा बल्कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो रीजन इसका करेक्ट नहीं होगा, रीजन इसका करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। कार्बन आया है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही है। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, न्यूक्लियोफाइल की तरह को बिहेव कर सकता है। और ये एजर्शन तो करेक्ट है, रीजन यहाँ करेक्ट नहीं है। एजर्शन तो करेक्ट है पर रीजन यहाँ करेक्ट नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद यहाँ कुछ सिस्टम्स गिवन है। इन कार्बोकेटायंस में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। क्योंकि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, गरीब है वो बेचारा, और वो चाहता है कोई इसे इलेक्ट्रॉन्स दे दे। जो इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, वो इस सिस्टम को स्टेबल कर देंगे, वो इस सिस्टम को स्टेबल कर देंगे। तो अब ये फर्स्ट सिस्टम में बेंजीन में कोई साइड ग्रुप नहीं है। इसके अलावा ये जो OCH3 ग्रुप है पैरा पोजीशन से प्लस m इफेक्ट लगाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। और क्लोरीन में प्लस m इफेक्ट तो होता है बट इसका -I ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स खींच ही लेगा इससे। बेंजीन से थोड़ा सा कम ही यहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी। और NO2 तो स्ट्रॉन्ग -m लगाता है। तो ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी बात करी जाए, मोस्ट स्टेबल तो +m वाला हो गया, बी ऑप्शन। बाकी हम ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं, ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो जो नॉर्मल सिस्टम है ए वाला वो हो जाएगा। और इन दोनों में से क्लोरीन का +m भी है लेकिन -I स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई वो ओवरऑल थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग -m है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घटा देगा, गरीब वाले कार्बोकेटायन से और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये तो लीस्ट में आ जाएगा और बीच में आ जाएगा सी। BACD इसका ऑर्डर निकल के आएगा, पूछा सिर्फ मोस्ट वाला ही था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन देखिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन, कार्बीन होती है दो तरीके की, एक सिंगलेट होती है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। कार्बीन जो है ये दो तरीके की होती है, एक तो सिंगलेट और दूसरी होती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, सिंगलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। इस बेसिस पे ही इनका नाम होता है। इनका स्ट्रक्चर ये दोनों में, ये दोनों ही इनके स्ट्रक्चर्स पे जाओ तो सिंगलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड फॉर्म में होंगे और ट्रिपलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये स्पिन इनकी एक सेम स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से अगर सिंगलेट में आप ओवरऑल स्पिन देखो, स्पिन की वैल्यू दोनों अपोजिट स्पिन में है तो +½ और -½ कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो अगर अप स्पिन में होता है कोई तो +½ डाउन स्पिन वाले की -½ मिल करके 0 आएगी। और ट्रिपलेट वाले केस में स्पिन इसकी भी +½ और इसकी भी +½ बिकॉज बोथ आर इन द अप स्पिन, ये मिलकर के 1 आएंगे। जिस वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1 और ये s की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी वजह से ये सिंगलेट कहलाती है, 1 से सिंगलेट। ट्रिपलेट में जब 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे ये वैल्यू 2s+1 2s+1 ये हो जाएगी 2 × में 1 प्लस का 1 ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 3 के बराबर आएगी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिपलेट। अब इनमें से बोला है सिंगलेट स्टेट इज लेस रिएक्टिव देन द ट्रिपलेट स्टेट, तो ये स्टेटमेंट में आपको इनकरेक्ट बताना है। और बिल्कुल सिंगलेट स्टेट इसकी लेस रिएक्टिव रहती है। क्यों लेस रिएक्टिव रहती है? क्योंकि इसमें दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये मोर रिएक्टिव ही होगी। ये अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो जो सिंगलेट है वो ट्रिपलेट से लेस रिएक्टिव रहेगी बिकॉज ट्रिपलेट में आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, पेयर्ड है। और ट्रिपलेट स्टेट यील्ड्स अ बाई रेडिकल। ट्रिपलेट इसमें देखो ट्रिपलेट में बाई रेडिकल होता है, लेकिन एक सेकेंड, ये जो सिंगलेट स्टेट है, सिंगलेट स्टेट इज लेस रिएक्टिव देन द ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट में इसकी रिएक्टिविटी, रुक जाओ थोड़ा, रिएक्टिविटी
इसमें क्योंकि स्टेबल होती है ट्रिपलेट, स्टेबल होती है ट्रिपलेट हमेशा, ज्यादातर अगर इन सिंपल केसेस देखें तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है, और जो स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर हम स्टेबिलिटी देखें यहाँ पे, अगर इन जनरल आपके पास कोई साइड ग्रुप का फैक्टर नहीं है तो इन जनरल जो ट्रिपलेट स्टेट है इट इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट, और सिंगलेट अगर स्टेबिलिटी यहाँ पे ट्रिपलेट की ज्यादा है तो फिर ये रिएक्टिविटी कम शो करेगी, तो रिएक्टिविटी सिंगलेट की फिर ज्यादा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो यही इनकरेक्ट बन रहा है। बाकी अगर ये देखो ट्रिपलेट स्टेट्स ईल्ड्स बाई रेडिकल, ट्रिपलेट में यस दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो ये बाई रेडिकल सिस्टम है, इट इज करेक्ट। सिंगलेट्स आर डायामैग्नेटिक, सिंगलेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, दोनों पेयर में फॉर्म है, तो यस इट इज डायामैग्नेटिक, और एवरेज लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट इज 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -6 सेकेंड। ये जो डेटा है ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है, तो ये आप आपको बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। 10 टू द पावर -9 यानी कि नैनो से माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पे इसका लाइफ टाइम होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सिर्फ फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट होगा, जैसे कि हमने पहले जो बात करी थी वो स्टेबिलिटी की हो गई थी, तो स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की ज्यादा होती है, इसी वजह से जो रिएक्टिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो रिएक्टिविटी की बात अगर करेंगे तो अब सिंगलेट ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू ट्रिपलेट स्टेट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी स्टेबिलिटी हमेशा नहीं है, ये ऑलवेज वाला केस नहीं है, जब अगर सिंगलेट में ये साइड ग्रुप्स में कोई लोन पेयर आ जाता है उस केस में सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसा वेक्टर मेंशन नहीं है तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ये हम इन जनरल बात हो रही है, क्योंकि कोई भी फैक्टर यहाँ मेंशन नहीं है, कोई फैक्टर यहाँ मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ इनकरेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट में सीधा सीधा ये बोला है कि कौन सा कार्बोकेटायन यहाँ पे रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी रख रहा है, लाइकली टू अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो अगर ये बगल वाले कार्बो कोई शिफ्ट करवाने के बाद अगर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो यस दे कैन रीअरेंज, और इस सिस्टम में अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होती है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में कार्बोकेटायन आएगा तो ये प्राइमरी से कन्वर्ट हो जाएगा सीधे टर्शरी में, तो यस इट कैन रीअरेंज। दूसरे में ये ऑलरेडी 3 डिग्री सिस्टम ही है और बगल में आएगा तो 2 डिग्री में, यहाँ पे भी 2 डिग्री और ऊपर तो 1 डिग्री, तो ये नहीं होंगे, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये रीअरेंज नहीं होगा। और ये सिस्टम जो है ये 2 डिग्री है और यहाँ जो हाइड्रोजन है अगर वो शिफ्ट हो जाए तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी से ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल में चला जाएगा, तो यस थर्ड कैन ऑल्सो रीअरेंज। और जो CH3 यहाँ पे जो अगर ग्रुप गिवन है इस हाइड्राइड से अगर करेगा तो ये 2 डिग्री से 2 डिग्री में ही होगा, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन से अगर रीअरेंज होगा ये भी 2 डिग्री, तो इसमें अगर 2 डिग्री के बाद कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आ रहा है तो इसकी भी ऐसी कोई खास टेंडेंसी नहीं होगी, दे आर नॉट लाइकली टू अंडरगो रीअरेंजमेंट, जिसकी टेंडेंसी होगी वो सबसे ज्यादा फर्स्ट और थर्ड वाले की ही होगी, फर्स्ट और थर्ड वाले की ही ज्यादा टेंडेंसी होगी, जिसमें से सेकंड वाले की तो बिल्कुल होगी ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कार्बीन्स इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, और जनरली हम यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था लास्टली कार्बीन वाला में हमने ये कहा था वो जनरल केस है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स गिवन है तो अब देखना कैसे जो सिंगलेट कार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। जैसे CH इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, अगला देखो ये जो सिस्टम है इसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं और क्लोरीन में होते हैं लोन पेयर्स, और ये अपने 3p ऑर्बिटल से, ये 3p से इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स थे उसमें डोनेट कर देगा, क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल से कार्बन के 2p ऑर्बिटल में डोनेशन हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। इसी तरीके से जो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गिवन है उसमें RN डबल बॉन्ड, ये ऐसा सिस्टम है, ऐसे सिस्टम में नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है पर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अब इसके बाद जो डी ऑप्शन है और ये डबल बॉन्डेड फॉर्म में है तो ये सिंगलेट कार्बन की पहली बात तो बात ही नहीं करी जा रही, और जो लास्टली CF2 सिस्टम इसमें भी कार्बीन है और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, और क्लोरीन में भी लोन पेयर्स होते हैं, भले ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन जब ये बैक डोनेट करता है बोरॉन वाले केस में यहाँ पे भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये डोनेट कर सकता है, और इस केस में क्लोरीन सेकंड पीरियड का है और 2p से 2p ओवरलैप हो रहा है,
विच इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू 3p 2p ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग यहाँ ज्यादा बेटर, ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा बेटर है, और ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग की वजह से ये पर्टिकुलर सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बाकी सभी के कंपैरिजन में, बिकॉज दो दो फ्लोरीन यहाँ से उसको स्टेबलाइज कर देंगे तो मोस्ट स्टेबल कार्बीन हो जाएगी, जहां पे दोनों साइड ग्रुप में लोन पेयर प्रेजेंट है और वो दोनों ही उसको डोनेट कर देंगे इन द वैकेंट ऑर्बिटल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ये सिस्टम दिया है कि एलाइल फ्री रेडिकल के केस में किस तरीके का डिलोकलाइजेशन हो रहा होगा, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही होगी। जैसे हमने अभी ये सिस्टम देखा, हमने ये बात करी कि ये इलेक्ट्रॉन 3p से 2p में, मतलब p से p में जा रहा है, p से p में ओवरलैपिंग हुई थी। अब इधर पे अब ये पूछा है कि एलाइल रेडिकल, तो एलाइल रेडिकल कैसा नजर आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन बनाइए और ये उसके बगल में कार्बन रेडिकल, ऐसा हो जाएगा एलाइल रेडिकल। दिस इज एलाइल रेडिकल, और एलाइल रेडिकल इसमें होते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें है वैकेंट p ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड बनता है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ये इसके 2p है और इसका भी 2p है, इसका भी ये 2p है और ये इसका कार्बन का भी 2p है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास शिफ्ट होती है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट होने का मतलब इसके 2p से दूसरे के 2p में ही ओवरलैपिंग हो रही है। तो देख सकते हो ये पाई पाई तो कुछ नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ अगर ये p ऑर्बिटल यहाँ पे मेंशन नहीं, p ओवरलैप नहीं दिया है, p ओवरलैप नहीं दिया है, दैट मीन्स ये जो पाई बॉन्ड बना, इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है इसके p में, तो पाई टू p ओवरलैप होगा, पाई टू p ओवरलैप होगा। ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद इन सभी कंपाउंड्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कार्बन आयन यहाँ पे मोस्ट रेडिली फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा कार्बन आयन मोस्ट इजीली फॉर्म होगा, मतलब मोस्ट रेडिली फॉर्म होगा। इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता है, ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, कुछ इस तरीके से इसका शेप होगा। ये है इथाइल एसीटो एसीटेट सिस्टम, एसीटो ये वाला एसीटो सिस्टम, और ये एसीटेट सिस्टम यहाँ पे दिखेगा। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर इसका कार्बन आयन बनाना चाहो एक्टिव मिथिलीन में, इजिली ये H+ लॉस कर देते हैं, और ये H+ लॉस करने के बाद ये H पॉजिटिव स्टेबल भी होता है। ये कार्बन आयन सिस्टम की बात हो रही है, H पॉजिटिव लॉस होगा तो रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनता है जो कि कार्बन आयन ही होता है OC2H5, OC2H5। अब ये कार्बन आयन जो है ये सिस्टम, ये बगल वाले कार्बोनिल से भी स्टेबलाइज्ड है और यहाँ वाले कार्बोनिल से भी स्टेबलाइज्ड है। यस इट इज स्टेबल सिस्टम, यस इट इज स्टेबल सिस्टम। अब देखो बी में है HCHO, HCOH फॉर्मेल्डिहाइड सिस्टम। अगर ये H पॉजिटिव लॉस कर रहा है तो ये बनेगा कार्बोनिल और हाइड्रोजन, और इस कार्बोनिल पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये तो भाई बहुत अनस्टेबल सिस्टम है, ये स्टेबलाइज नहीं होगा। सी में देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जो H पॉजिटिव लॉस करेगा अल्फा पोजीशन से जाएगा और ये CH2 माइनस और ये CHO, ऐसा सिस्टम ये भी कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम। लास्टली अगर डी ऑप्शन में देखें तो ये अगर रिस्पेक्टिव कार्बन आयन बनेगा तो दोनों ही सिमेट्रिक पोजीशन है, कहीं से भी लॉस करेगा, और यहाँ से ये सिस्टम कार्बोनिल से स्टेबलाइज्ड है, बट यहाँ से ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स कम लेगा बिकॉज CH3 भी इसे +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ओवरऑल मोस्ट स्टेबल इजीली जो फॉर्म करेगा वो ए वाले सिस्टम में होगा। ऑर्डर अगर देखना चाहो तो ए सबसे ज्यादा होगा। फिर सोचिए बी वाला तो लीस्ट ही हो चुका है, बी वाला लीस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कोई कार्बोनिल में डोनेशन नहीं है, सिर्फ वो इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लेगा और स्टेबलाइजेशन शो करेगा। लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास कीटोन था
इसमें जो CH है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो पर्टिकुलरली इससे इलेक्ट्रॉन्स लेना थोड़ा कम कर देगा, स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम यहाँ पर होगा, दैट्स वाई डी आ जाएगा इसके बाद, और फिर ये सी ऑप्शन। तो ACDB इसका ऑर्डर रहेगा, बाकी ऑर्डर पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ आपको ए ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बिकॉज मोस्ट इजीली कौन सा बनेगा, जो मोस्ट स्टेबल होगा बनने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कुछ कंपाउंड्स गिवन है जिसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, ये बताना है। किसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है ये बताना है। अब जो ए ऑप्शन है पिक्रामाइड, पिक्रामाइड में ये एक NO2 ग्रुप होता है, सॉरी एक इसमें NH2 ग्रुप होता है और बाकी NO2 ग्रुप होते हैं। इसमें अगर एमाइड ग्रुप देखो, एमाइड ग्रुप पूछा था कि कहाँ पे नहीं होगा, एमाइड ग्रुप होता है CONH2, इस पर्टिकुलर एंटिटी को कहा जाता है अमाइड, और यहाँ आपको CONH2 टाइप का कोई भी जगह नहीं नजर आएगा, तो यस पिक्रामाइड इज द ओनली फॉर्म यहाँ पे ऐसा कंपाउंड जिसमें एमाइड लिंकेज नहीं। बाकी बी ऑप्शन एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, यस इसमें एमाइड लिंकेज है, ये रही एमाइड लिंकेज। इसके बाद सी ऑप्शन में है बेंजामाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर CONH2, ये है बेंजामाइड, यहाँ पे भी इसमें एमाइड लिंकेज होगी। और लास्टली डी ऑप्शन में है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो अलग अलग आपके पास न्यूक्लिक एसिड की चेन्स जुड़ी होती है, लिंकेज इसमें होती है, इसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है, और लिंकेज होती है C डबल बॉन्ड ONH, ऐसी इसमें बीच में लिंकेज प्रेजेंट होती है, जिससे अलग अलग जो चेन्स होती हैं वो आपके ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप्स जो है, अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं वाया दिस बॉन्ड। तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी अमाइड लिंकेज, सिर्फ फर्स्ट केस में ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट केस में ही नहीं है। अगले केस में लीस्ट बेसिक कौन सा होगा, लीस्ट बेसिक मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम प्रेजेंट, तभी में आपको नाइट्रोजन वाले सिस्टम से ही डोनेशन देखना है। अब इसमें 3-3 फ्लोरीन लगा दिए, इसमें लोन पेयर्स तो हैं लेकिन साथ में 3-3 फ्लोरीन से होगा क्या, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, खूब इलेक्ट्रॉन भर भर के खींचेगा, और कोई नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं होता, तो कोई बैक डोनेशन के भी चांसेस नहीं। अब इसके बाद बी ऑप्शन में NH2 और R, ये तो बल्कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, R+I इफेक्ट से डोनेट कर देगा। सी ऑप्शन में देखिए NH2 और NH2, दो यहाँ पे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, हाईएस्ट बेसिसिटी होगी इसकी। और लास्टली डी ऑप्शन में NH2 और OH, NH2OH, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन, दोनों ही यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग है, दोनों से बेसिसिटी दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो मोर बेसिक होगा वो नाइट्रोजन वाली साइड होगी, और ऑक्सीजन यहाँ पे इससे -I थोड़ा बहुत लगा रहा होगा, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा नाइट्रोजन एंस्ट्रम, नाइट्रोजन डेंसिटी बहुत ज्यादा घट जाएगी 3-3 फ्लोरीन से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, और यही लीस्ट बेसिक होगा, यही लीस्ट बेसिक होगा। नेक्स्ट देखो विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया भी है। O-, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, डबल बॉन्ड की वजह से ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है, और जो फॉस्फोरस के अराउंड ये CH3 और CH3 ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही फंक्शन करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए थोड़ी सी एक जो जनरल कंडीशन होती है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में चेक करिए मेटल कार्बन बॉन्ड, वैसे ऐसे बहुत से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता, स्टिल वो ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं, तो ये सिर्फ प्राइमरी कंडीशन नहीं है, बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन आपका पीजीटी लेवल में इस कंडीशन से ही काम चल जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट वाले में देखो डाई इथाइल जिंक, तो C2H5 और जिंक से 2 इथाइल ग्रुप C2H5, तो ये मेटल है जिंक, दिस इज मेटल, और ये कार्बन, तो मेटल कार्बन लिंकेज यहाँ प्रेजेंट है,
तो यस दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कहलाएगा ये। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनो, ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं और ये मेटेलिक बन जाएगा, इस तरीके से इसका नाम किया जाता है। इसके अलावा बी ऑप्शन में है डाई मिथाइल मरकरी, डाई मिथाइल और मरकरी, ये रहा डाई मिथाइल मरकरी। मरकरी भी एलिमेंट ही है और मेटल है, और ये हो जाएगा ऑर्गेनिक ग्रुप। तो यहाँ पे भी मेटल और कार्बन लिंकेज है। यस दिस इज एन ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सी ऑप्शन में है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr। Mg में 2 पॉजिटिव, Br में नेगेटिव। Mg तो Br2 होना चाहिए, Br2 होना चाहिए। मेटल है और कोई यहाँ पे कार्बन एटम नहीं, मेटल कार्बन की कोई लिंकेज नहीं है, तो ये कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, यही पूछा हुआ था। और साथ में डी ऑप्शन भी देख लो, टेट्रा इथाइल लेड, C2H5, ये इसके टेट्रा इथाइल और लेड, Pb। लेड होता है एक मेटल, ये मेटल और ये कार्बन ऑर्गेनो ग्रुप, तो यस इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। तो ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक एक्सेप्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक सॉल्ट होता है, ये एक सॉल्ट होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ हमने काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिएजेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि आपके पूरे के पूरे 11th 12th के और थोड़े से हायर लेवल को भी टच करते हुए ही इस क्वेश्चंस के पैटर्न को आपने देखा हुआ है। और हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो कौन से पेपर में आया है, कौन से ईयर में आया है, हर एक चीज आपको क्वेश्चन के नीचे ही मेंशन होती हुई नजर आ जाएगी। आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहा हो और आपको समझ में आया हो। इन डिटेल ही हमने हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।